अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इब्राहिम शेख, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और पब्लिक लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करें लोकसभा चुनाव, जो कि 4 जून मतलब कल उसका रिजल्ट आने वाला है। उसको लेकर बहुत ही लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बहुत बेसब्री से लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि कल क्या रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए है मुमरा शहर के पत्रकार मंसूर दोसामी साहब। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, कैसे हो? शुक्रिया इब्राहिम भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए आपके चैनल पर और मेरी राय जानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानता हूँ कि जो मुझे लगता है कि नहीं यार, कोई किससे बात करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि मंसूर भाई से इस चीज पर चर्चा करना थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो मैं बात करूंगा। पहला सवाल मंसूर भाई मेरा ये है कि मोदी जी का एक नारा था कि अब की बार 400 पार। उधर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस जीतेगी। तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बैठेगी कल? देखो, जो रुझान चालू है ना अभी, जी एक राजनीति का रुझान जिस तरफ मुड़ रहा है, जी। तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसे लग रहा है कि आएगी सरकार तो बीजेपी की ही। बट अच्छा। अब ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने भी और इंडिया अलायंस ने भी काफी अच्छी मेहनत की है इसके लिए हाँ कि बीजेपी को हराने के लिए। हाँ। बीजेपी का भी एनडीए का गठबंधन है उसको हराने के लिए। बट अब वो तो कल ही पता चलेगा कि कौन 400 पार जाएगा या कौन 300 पार जाएगा। अभी आपने कहा कि बीजेपी सरकार जीतेगी, मतलब आप क्या, आपका जजमेंट क्या बता रहा है, मतलब क्या देखो, हिसाब जब से 10 आपने कहा? साल से बीजेपी ने भी जो कुछ काम किए हैं, एक नाराजगी लोगों में भी है उनके कुछ कामों के लेकर, पर हाँ। कुछ जनता उनके साथ भी है उनके कामों को लेकर। अच्छा। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं आपके, जो जनता उनके साथ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताएगी। अच्छा, मतलब टक्कर का मुकाबला होने वाला हो सकता है है ना? जो 400 पार का उनका नारा है वो थोड़ा मुश्किल है कि वो 400 पार तो नहीं जाएंगे, पर कहीं ना कहीं 300 सवा 300 के क्योंकि तकरीबन सिमट क्योंकि जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 290 तक उनका एक टारगेट है, 290 सीट हम वो मारेंगे। अब देखो, वो तो उनका टारगेट है, वो तो टारगेट लेकर 290। ही चलेंगे हाँ। 290 का ही। अब जो एग्जिट पोल चल रहे हैं, ये हाँ। कितने एग्जैक्ट पोल होते हैं एग्जैक्ट, वो तो कल ही पता वो तो चलेगा। कल ही पता चलेगा। अब जनता ने किसकी तरफ, जनता का रुझान किसकी तरफ है, हम्म। ये तो कल ही पता चलेगा। अच्छा। फिर भी जैसे कि अभी ठीक है, बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने नहीं आपको देखिए, देखा, मैंने हम आपको जो है देखा हूँ ना, कि आपने इलेक्शन के टाइम पे आपने भी बहुत मेहनत करी, बहुत काम के लोगों के बीच में आप रहा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, आपका एग्जिट पोल क्या बता रहा नहीं देखो, है? कितना? एग्जिट हम उतनी भी स्टडी नहीं करते कि हम एग्जिट पोल के लिए कुछ बोले। अच्छा। हाँ, हम ये देख सकते हैं कि जिस कैंडिडेट के लिए हमने मेहनत की, जिसके लिए हमने चर्चाएं की, हमने प्रचार किया, उस कैंडिडेट को जिताने के लिए हमारी मेहनत रंग लाती है या नहीं लाती है, तो हमको कल पता चलेगा। बट एग्जिट पोल के ऊपर बोलना मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, क्योंकि लोगों का भी अलग अलग एक राय होती है एग्जिट पोल को लेके। तो मैं एग्जिट पोल से ज्यादा एग्जैक्ट पोल में बिलीव करता हूँ, जो कल पता चलेगा। जैसे कि राहुल गांधी जी की पैदल यात्रा थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक पैदल एक बहुत बड़ा सफर रहा उनका। तो क्या लगता है वो जो सफर इस इलेक्शन में कितना फर्क पड़ सकता है? अब वो तो देखो कैसा है कि पिछले 10 साल से मोदी सरकार है। अब मोदी सरकार ने जो काम किया है, और अब जो राहुल गांधी ने पैदल यात्रा निकाली है, वो पैदल यात्रा का उनको लाभ होगा नहीं होगा, ये तो जनता तय करेगी। क्योंकि उन्होंने अपना एक वर्चस्व कायम रखने के लिए पैदल यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली। अब लोग उनके साथ जुड़े, अब वो कितना जुड़े हैं ये हाँ। तो कल मतलब रिजल्ट पे ही पता सब चलेगा। कल ही पता चलेगा। सब कल पता तो जो चलेगा। एग्जिट देखो, पोल चल रहे हैं वो ये क्या है? कई लोगों का तो ये भी इल्जाम है कि मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, हाँ। इसके अंदर ये अपने तरीके से एग्जिट पोल दे रही है। तो हम उस एग्जिट पोल को कैसे के एग्जैक्ट माने? आपने वोट कल दिया? नतीजे, हाँ दिखाओ जरा, देखो, दिखाओ। मैंने भी वोट दिया। मैं ये नहीं पूछा किसको वोट दिया, लेकिन वोट दिया। वो मैं, देखो हर नागरिक हाँ का ये फर्ज बनता हाँ है कि अगर उनको सरकार से कुछ चाहिए हाँ। तो उनको वोट देना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। वोट कितना कीमती है अपना? अगर उसकी आप कीमत लगाओगे हाँ। तो फिर मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसको बाजार में बिकने के लिए रखे हो। अच्छा। वोट की कोई कीमत कोई नहीं कीमत होती। नहीं है, सरकार बदल सकता है, नेता बदल सकता है। उसके वोट लिए की। अंदर अपने होना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सिटीजन के तौर पर हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वोटिंग करना चाहिए, वो एक आपकी जिम्मेदारी है। ओके। अगर आपको सरकार से कुछ चाहिए और आपको सरकार बनानी है, हाँ। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि आप वोट दो। वोट दो, बिल्कुल। जो लोग वोटिंग के दिन छुट्टी मनाने जाते हैं, उनको सरकार से कुछ मांगने का अधिकार नहीं। अच्छा। नहीं आप लेकिन वोट हाँ दो,
और फिर आप हक से मांग सकते मैंने इस बार देखा लोग वोटिंग के लिए 4-4 घंटा लाइन में हो। ये खड़े थे जागरूकता है, और इस जो टेम्परेचर था 40 टेम्परेचर में लोग खड़े थे voting ये जागरूकता है। ऐसी ही मतलब- जागरूकता हर इलेक्शन में होनी चाहिए, होनी चाहिए। हर इलेक्शन में। ये सिर्फ मुसलमान या हिंदू का नहीं है, हम भारतीयों का अधिकार है। तो ये ऐसी जागरूकता हर इलेक्शन में होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि 100% वोटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो आने वाले 5 साल में जो इलेक्शन आने वाले, उससे पहले हमने हमारा नाम वोटिंग रजिस्टर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर देना चाहिए। हाँ ठीक है। अभी हम बात करें कल्याण लोकसभा की बात करेंगे। जैसे कि कल्याण लोकसभा एक बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे साहब के बेटे श्रीकांत शिंदे और दूसरी तरफ उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के कैंडिडेट वैशाली दरेकर एक मुकाबला। क्या लगता है आपको कल्याण लोकसभा की सीट पर कौन बैठेगा? देखिए, जो राजनीतिक रुझान चालू है, तो ये तो कांटे की टक्कर हो गई है। हाँ। ये तो मानना पड़ेगा इसमें, क्योंकि वोटिंग जिस तरीके से गई है, तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि इस सीट पर श्रीकांत शिंदे ही जीत कर आएंगे। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि देखिए, आज आप लोग कह रहे हैं कि वो सीएम एकनाथ शिंदे के लड़के हैं, इसलिए उनको ये सीट बहुत जरूरी है। पर श्रीकांत शिंदे, जब एकनाथ शिंदे साहब यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं थे, वो सिर्फ एक मिनिस्टर थे, तभी से वो यहाँ पर एमपी है। अच्छा। और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो काम किए हैं, तब तो वो 10 साल से है ना यहाँ पर। ऐसे तो नहीं कि वो सीएम के लड़के हैं और पहली बार यहाँ पर खड़े तो हम ये कहे कि नहीं वो सीएम के लड़के हैं, अब एमपी के लिए खड़े हैं, तो वो एक बात और होती है। पर यहाँ पर वैसा नहीं है। पिछले 10 सालों से, अभी कुछ 2-2.5 सालों से मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे साहब है, तो अब उनके ऊपर वो है कि एकनाथ शिंदे के बेटे अब यहाँ से लड़ रहे हैं। वो यहाँ से नहीं, वो तो पिछले 10 साल से है। क्योंकि शिवसेना पहले एक थी, अभी 2 हो गई, मतलब कहीं ना कहीं वोट भी बढ़ रहे हैं ना। हाँ, देखिए, वोट में बंटवारा हो गया, वोट 2 हो गए, हाँ। पार्टियां 2 हो गई। ये तो अब उनका जो भी आपसी जो भी तनाव रहा होगा या आपसी जो भी उनके मतभेद रहे होंगे, उस पर ये पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो फिर भी जनता ही है ना। जनता को जहां लगे कि एक, देखिए क्या होता है ना, एक होता है भावनिक राजकारण जिसे हम इमोशनल पॉलिटिक्स कहते हैं, और एक होता है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। हमको हमारा नेता चुनने से पहले हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे नेता को जब हमने चुना, तो चाहे 5 साल पहले हो, 10 साल पहले हो, उन्होंने हमारे क्षेत्र में कितने काम किए, हमारे क्षेत्र के लिए वो कितना, मतलब चाहे वो सरकार की निधि हो, सरकार की योजनाएं हो, वो हमारे शहर तक पहुंची है या नहीं पहुंची। इसके तर्क पर आप उनको वोट दीजिए, ना कि वो किसी मंत्री के बेटे हैं, ना वो किसी एक जाति धर्म के हैं। इसके तर्क पर कभी वोट मत दीजिए। अच्छा। वोट दीजिए, उनके कामों को देखकर दीजिए, क्योंकि हम भी आपको नहीं कह सकते कि आप किसको वोट दें। अंदर जाओ, बटन दबाओ, अंदर जाओ, वो आपकी मर्जी है, आप जहां चाहे वहां पर वोट कर सकते हो। पर सिर्फ ये देखिए कि जिसको आप वोट कर रहे हो, सच में वो कैंडिडेट उस कैटेगरी में बैठता है या नहीं बैठता है। तो आगे फिर जनता की जो भी कॉल है, वो जनता का कॉल है। बिल्कुल। जैसे कि इसके बाद है ना, एक चर्चा, एक आवाज आई थी कि कल्याण लोकसभा से डॉक्टर जितेंद्र आवाड, इनको टिकट दी जाती तो ये और मजबूत का मुकाबला होता। यहाँ के कुछ लोग हैं वो कह रहे थे, तो क्या लगता है आपको, जितेंद्र आवाड को इस कल्याण लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए था? तो लोगों की क्या है ना, पहली बात तो लोगों को एक चीज समझनी चाहिए, इंडिया अलायंस एक गठबंधन है, एक पार्टी नहीं है। जो अलग अलग पार्टी मिलकर एक गठबंधन बना है, जिसे इंडिया अलायंस का नाम दिया गया है। ठीक है, ये सीट पहले से ही शिवसेना की थी। एमपी जो थे, जो लोकसभा इलेक्शन थे, जो लोकसभा पर श्रीकांत शिंदे जो बेटे थे, वो शिवसेना से ही लड़े थे। अब शिवसेना के 2 पार्ट भाग हो गए, 2 पार्ट हो गए, तो ऐसे तो नहीं होता है कि अब वो सीट हट गई। यहाँ पर से शिवसेना के ही सीट पर लड़ा जाएगा। जितेंद्र आवाड जो है वो एनसीपी के लीडर है, वो यहाँ के एमएलए है, कलवा मुंगरा के एमएलए है। अब अगर उनको यहाँ पर से एमपी लड़ना होगा, तो उनको अपने एनसीपी के पार्टी से रिजाइन करके शिवसेना में जाना होगा, क्योंकि शिवसेना अपनी सीट तो एनसीपी को देगी नहीं। तो ये कॉमन सेंस की बात लोग है। मतलब क्या, देखिए, क्यों बोल रहे हैं साहब, मतलब ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं? उनको है ना, पॉलिटिकल स्टडी होना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी स्टडी होना चाहिए कि बॉस ये सीट किसकी है। अगर इंडिया मतलब ऐसा सिर्फ अवार्ड सबको खुश करने के लिए लोग बोल रहे हैं, कैसा हो भी सकता है, खुश हो भी करने के सकता लिए। है।
लोग देखो हमारे नेताओं को खुश करने के लिए लोग ठीक है, या मैंने तो अपनी कुछ चीजें छुपाने के लिए आवाज भी साहब बोलते हैं। के मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कोई स्टेट में उन्होंने चाहा कि मैं एमपी इलेक्शन लड़ूं, उनका स्टेट में कभी नहीं सुना। नहीं लोग वो कह रहे कैसे हैं। हाँ। सी अवार्ड साहब जो है वो एडुकेटेड नेता है, हाँ। उनको पता है कि ये सीट ऑलरेडी शिवसेना की है, एमपी की सीट शिवसेना की शिवसेना है, की, हाँ तो वो शिवसेना का ही कैंडिडेट उस पर आएगा, बिल्कुल। अवार्ड साहब का नहीं आएगा क्योंकि वो एमएलए है। हाँ, अगर ये सीट एनसीपी की होती तो 100% डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड यहाँ से लड़ते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और ऑल ओवर महाराष्ट्र और वो महाराष्ट्र ऑल इंडिया उनको जानता है। उनको जानता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बट द थिंग इज के आपको समझना चाहिए कि ये सीट जब शिवसेना की है तो उसपे हमारा एनसीपी का लीडर इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा क्योंकि एक गठबंधन है, कोई एक पार्टी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये गठबंधन अभी है, ठीक है, अभी इसका असर अभी 3-4 महीने में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले, क्या फर्क पड़ सकता है? देखो ये भारत की राजनीति है, हाँ। यहाँ कब कौन कैसे कहाँ बदलेगा कुछ नहीं बोल सकते, ये कुछ नहीं बोल कुछ सकते। नहीं बोल सकते। आज अगर आपने किसी एक पार्टी को वोट दिया है, हाँ। कल वही पार्टी किसी और के साथ गठबंधन में आ जाए, हाँ। तो एज ए जनता आप भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक चेहरा देखकर एक पार्टी का सिंबल देखकर वोट दिया है, पर कल अगर वो गठबंधन में दूसरों के साथ चले जाए तो आप क्या करोगे? जनता कुछ भी नहीं कर सकती। हमको सिर्फ, मैंने कहा ना, हमको सिर्फ ये देखना है कि हम जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं वो कैंडिडेट का कैलिबर क्या है, वो कैंडिडेट का कैपेबिलिटी क्या है, बिल्कुल। बस हमको वो देखना है। ये देख लीजिए कि उन्होंने 5 साल में, देखो नाराज अगर कोई एक कैंडिडेट है, ये जरूरी नहीं है कि 100% जनता उनसे खुश होगी। बिल्कुल नहीं, कुछ जनता नाराज भी होगी, कुछ ये भी कहेंगे कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कुछ कहेंगे उन्होंने काम में छूट जाते हैं, कुछ काम छूट जाते हैं। देखो वो चलता है, बट बदलाव आया क्या? नहीं, 100% बदलाव मुश्किल है। मुमरा में कितना बदलाव है मेरी नजर अभी से हम तो लोग बहुत आया है। अभी मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा रोड है। देखिए क्या ये न्यू मुमरा? अगर आपको मुमरा का बदलाव देखना है ना, तो आपको बड़े स्केल पर नहीं, छोटी छोटी स्केल पर देखना होगा। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि अगर आज से कुछ साल पहले अगर आप देखोगे तो मुमरा ब्लैक लिस्टेड था। एक सीधी सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप कोई छोटा सा मोबाइल फोन भी लेने जाओगे तो आपको लोन पर नहीं मिलता था। बदलाव हुआ ना, आज आप ब्लैक लिस्ट से हटके आप 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, आपको लोन मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। घर के लिए लोन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ब्लैक लिस्ट से हट गया, तो ये बदलाव नहीं है। बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे बदलाव आपको देखना है, हो सकता है आने वाले कल में और बड़े बदलाव हो। तो ये जनता, देखो जनता को क्या चाहिए अपने नेता से? काम चाहिए, बराबर, सिर्फ काम चाहिए, अच्छे रोड, अच्छी सड़कें, अच्छा एक हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, तो उनकी जरूरत की जो चीजें। क्या होता है, कभी कभी जनता भी अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए रास्ते पर नहीं आती, उनको आना चाहिए और उनको अपनी एकता दिखानी। तो जनता का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जनता अगर सपोर्ट करेगी तो ये हमारा जो सिस्टम है वो भी सही चलेगा। बिल्कुल, सिस्टम को चलने के लिए जनता को सपोर्ट करना चाहिए, नेताओं को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये आज की हमारी चर्चा थी लोकसभा चुनाव को लेकर। मंसूर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, मुझे बुलाने के लिए, इतनी इज्जत अफजाई देने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हो सकता है मेरे कुछ पॉइंट्स, मेरी कुछ बातें हैं जो अगर जनता तक पहुँचती है और कुछ छोटा मोटा सा भी बदलाव आ सकता है तो मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। तो फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।